ओके फाइन, पीपल वन मोर टाइम। हाँ, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ रॉड। रॉड के एक एंड को हमने कहाँ पर रखा है, वी हैव केप्ट इट ऑन टॉप ऑफ फायर, राइट। और व्हाट वी शैल एक्सपीरियंस आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, कि हमने रॉड के जिस एंड को पकड़ के रखा है, वो एंड जो वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि हीट जो है, इट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ द रॉड, इट हैज ट्रेवल्ड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड एंड हैज रीच्ड द पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर हीट जो है, ये हीट जो है, ये ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसमिट हुआ है। और ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ठीक है, ये समझ में आता है कि हीट जो है वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा है, बट व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। हीट जो ट्रेवल कर रहा है, किस तरीके से ट्रेवल करता है। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर हमने ये देखा कि हीट जो है वो सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। अगर हमने एक बर्तन लिया, उसमें पानी है, उस चीज को अगर हम स्टोव पे रखते हैं, स्टोव को जलाते हैं, तो पानी गर्म होता है। तो हीट जो है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द स्टोव टू द वाटर। यहाँ पर भी पानी ट्रेवल कर रहा है, हीट ट्रेवल कर रहा है। ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अगर हम देखें, सन से जो है, सन से हीट ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचता है। एंड इफ यू नो द, अगर तुमको ये पता है कि स्पेस में कुछ होता नहीं है, देयर इज नो नथिंग आउटसाइड इन स्पेस, देयर इज वैक्यूम, फिर भी as because there is no medium, even though there is no medium, heat जो है वो सन से ट्रेवल करके अर्थ तक आ पाता है। ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? ये भी थम्स अप वगैरह यहाँ तक सबको समझ में आया? आराम है। हाँ, हेलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन यार, गिव मी अ थम्स अप। मैं देख रहा हूँ, एक तो तुम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, एटलीस्ट बाकी लोग। ओके फाइन फाइन, जैसे रहेगा। तो सबसे पहले ना, अगर मैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करूँ, सो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सबसे पहले है कंडक्शन, सेकेंडली है कन्वेक्शन, एंड थर्डली है रेडिएशन। These are the three different modes of transfer of heat. और इस चैप्टर में we are going to talk about extensively about conduction, conduction के बारे में डिस्कस करेंगे और रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में कन्वेक्शन के बारे में डिस्कशन है नहीं, फिर भी मैं तुमको एक इनिशियल आइडिया दे दूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, कंडक्शन जो है वो इफेक्टिवली सॉलिड्स में होता है। सबसे पहले हम कंडक्शन को लेकर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन। ये जो कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये इफेक्टिवली कहाँ देखा जाता है? इट इज सीन इन केस ऑफ सॉलिड्स। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रॉड है ना, दिस इज अ रॉड, ठीक है। और जैसे तुमने यहाँ पर आग जलाया, पुट अ फायर हियर, एंड एज जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड कि जो हीट जो है वो इस तरफ फ्लो करता है, हीट बेसिकली ट्रेवल्स अलोंग दिस डायरेक्शन, इस तरफ हीट फ्लो करके दूसरे एंड तक पहुंचता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हीट ट्रैवल करके पहुंचता है, इसके अंदर का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि किस तरीके से हीट ट्रैवल करके पहुंचता है। ठीक है, नाउ बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। वी ऑल नो कि सॉलिड्स में क्या होता है। सॉलिड्स में द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपने जगह से मूव नहीं कर सकते। ये जितने सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने जगह पर चुपचाप बैठे रहते हैं। डू यू एग्री विद मी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री विद मी। कम ऑन पीपल। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। एक मिनट है। यहाँ पर जो मैंने ये डॉट्स बनाए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस डॉट्स, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ये सारे डॉट्स जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑल दिस डॉट्स दे रिप्रेजेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री टू द फैक्ट कि सॉलिड्स में जो है ये पैकिंग बहुत तगड़ा पैकिंग होता है, बहुत क्लोज पैकिंग होता है। दैट मीन ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये अपने जगह पर बैठे रहते हैं, अपने जगह से कहीं और मूव नहीं कर सकते। एट मैक्स दिस एटम्स दिस मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। ये सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन। नाउ जो सबसे पहला मॉलिक्यूल, ये जो एक मिनट, ये जो सबसे पहला मॉलिक्यूल,
इसको सबसे पहले हीट का सप्लाई मिलता है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल और दिस एटम इज क्लोजेस्ट टू द सोर्स ऑफ हीट इन दिस केस। वो जो फ्लेम है, फ्लेम के सबसे पास है। सो ऑल ऑफ यू नो राइट कि अगर मैं किसी एटम या मॉलिक्यूल को एनर्जी सप्लाई करता हूँ, थर्मल एनर्जी सप्लाई करता हूँ, व्हाट दिस पर्टिकुलर एटम, ये जो एटम तुमको दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये कहीं जा नहीं सकता। ये एटम जो है ये अपनी जगह पर बैठ के क्या करेगा? दिस एटम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। दिस एटम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ। यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? Yes, sir. गिव मी रिप्लाई। Yes, sir. ये जो एटम है, ये क्या करेगा? ये एटम ट्रेवल नहीं कर सकता। ये एटम अपनी जगह पर बैठा रहेगा और एट मैक्स क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। नाउ यू पीपल हैव टू इमेजिन, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि साइड बाय साइड तुमने बहुत सारे एटम्स को रखा, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और पहला एटम जो है वो बहुत वायलेंटली वाइब्रेट करना चालू करता है। अगर ये बहुत वायलेंटली वाइब्रेट करना चालू करेगा तो वो करेगा क्या? उसके पास में जो दूसरा नेबर है, यहाँ पर जो दूसरा नेबर है, उसको हिट करना चालू करेगा, उसके साथ कोलाइड करना चालू करेगा। एंड वी हैव लर्नड इन द चैप्टर ऑफ कोलिशन, जब कोलिशंस होता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मतलब तुमने सबसे पहले एनर्जी दिया किसको था? तुमने सबसे पहले एनर्जी एटम 1 को दिया था। एटम 1 उसके बाद वाइब्रेट करना चालू करता है, और जो वाइब्रेट करता है वो एटम 2 को धक्का देता है। मतलब धक्का देने का मतलब है, कोलाइड करने का मतलब क्या? उसको एनर्जी दे देता है, उसको मोमेंटम दे देता है। अभी क्या होगा? अभी एटम 2 वाइब्रेट करना चालू है। अब जब ये एटम 2 वाइब्रेट करना चालू करेगा, वो फिर से एटम 3 को धक्का देगा और एनर्जी पास ऑन कर देगा एटम 3 को, 3 भी वाइब्रेट करना चालू करेगा, और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करता जाएगा। तो पहले फर्स्ट एटम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ करके, ऐसा जो है तुमने जो एक एंड में हीट सप्लाई किया था, वही हीट ट्रेवल करते 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 दूसरे एंड तक पहुंचा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट एक्चुअली है क्या? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। थर्मल कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट in internal energy by microscopic collisions of particles and movement of electrons within a body। अभी इलेक्ट्रॉन्स वाला कहानी मैं तुमको आगे बताऊंगा, और आई होप सो तुमको ये बात समझ में आया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट इसमें? वन पीपल, No, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप अगर ये सबको समझ में आया तो। गिव मी अ थम्स अप अगर सबको समझ में आया तो। ओके फाइन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं यार? इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन बुलाते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कंडक्शन। ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट मेटल्स जो है, they are very good conductors of heat। How come metals are good conductors of heat? उनको स्पेशली मेटल्स को क्यों मेंशन किया जाता है? देखो मेटल्स भी तो सॉलिड ही है। तो यहाँ पर मैंने तुमको जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड समझाया, वो मेथड मेटल्स में भी होता है, राइट? मेटल्स में भी सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मेटल्स के पास एक स्पेशल एडेड फीचर है। देयर इज एन एडेड फीचर जो कि तुम्हारे हीट के ट्रांसफर को और ज्यादा फैसिलिटेट करता है और ज्यादा सपोर्ट करता है, एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई यहाँ पर जो है कंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को धक्का देके एनर्जी ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है ना? और मैंने कहा कि मेटल जो है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज देखो इसमें तो ये प्रोसेस होता ही है, पर एट द सेम टाइम मेटल्स के पास एक एडेड एडवांटेज है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अभी अगर तुमने किसी एंड को गर्म किया और उस जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये लोग मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, ये लोग एकदम वायलेंटली इधर उधर मूव करना चालू करेंगे। सो एज बिकॉज यहाँ पर एक तो एटम एटम टकरा के एनर्जी भेज ही रहा है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर हीट को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, because now electrons they have got extra momentum, they are moving faster, उनको एनर्जी मिल चुका है, and they move from the regions of higher temperature to the regions of lower temperature। जब ये लोग ट्रैवल करते हैं अपने साथ हीट को कैरी करके लेके चले जाते हैं। So that is a reason metals are very good conductors of heat। Did you people understand this? बोलो जनता, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो, sir. ये तो मेटल्स का मैंने स्पेशल केस डिस्कस किया है। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस दैट वी हैव टॉट इन केस ऑफ मेटल्स, बट इन जनरल अगर मैं कंडक्शन के बारे में बात करूं, तो कंडक्शन में देखो जो तुम्हारा मटेरियल है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये लोग ट्रैवल नहीं करते, ये लोग मूव नहीं करते, हीट ट्रैवल कर जाता है।
जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर जाता है, लेकिन एटम्स जो है वो अपना जगह नहीं छोड़ता। यहाँ पर हीट जब ट्रांसमिट होता है, हीट जब ट्रांसफर होता है, उसके साथ मास ट्रांसफर नहीं होता। इन दिस केस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। The atoms, the molecules, they stay in their own location. Only heats get transferred from one point to the other point. This is one very important feature of conduction. No transfer of matter. मैटर हीट के साथ ट्रांसफर नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पहचान है कंडक्शन, राइट? अगर तुम लोगों ने कभी ना कभी ये चीज फील किया होगा कि अगर तुम कोई लोहा का रॉड पकड़ते हो या कोई गेट पकड़ते हो, ठीक है, मेटल का कोई चीज पकड़ते हो, ध्यान देना, एंड फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई काठ का टुकड़ा पकड़ा है, एक हाथ में एक मेटल का रॉड है और दूसरे हाथ में तुमने एक काठ का टुकड़ा पकड़ के रखा है। अगर थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को रिकॉल करो, तो तुमको एक्सपीरियंस ये हुआ होगा कि अगर हम किसी मेटल सरफेस को पकड़ते हैं ना, वो ठंडा फील होता है। इट फील्स कोल्डर एज कंपेयर टू द सिचुएशन अगर मैं एक काठ का टुकड़ा पकड़ता हूँ, अगर एक वुडन ब्लॉक पकड़ता हूँ, तब मुझे ठंडा फील नहीं होगा। अगर मैं एक मेटल का रॉड पकड़ता हूँ या मेटल का सरफेस पकड़ता हूँ, तुमको एक कोल्ड वाला फीलिंग मिलेगा, ऐसा फील होगा कि ये ठंडा है। डू पीपल एग्री विद दिस? Yes, sir. कभी ये फील Yes, किया है? sir. कभी Yes, ये sir. फील किया है? Yes, sir. हाँ, Yes, ऐसा sir. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि तुम अगर मेटल के सरफेस को पकड़ते हो तो इट फील्स रिलेटिवली कोल्डर एज कंपेयर्ड टू द सिचुएशन जहां पर तुम एक वुडन ब्लॉक पकड़ते हो। देखो, इसके पीछे भी ना कंडक्शन का ही हाथ है। देखो, अभी क्या है कि हमारे बॉडी में भी एनर्जी है, राइट? हम खाना करते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, राइट? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा ये टेम्परेचर है। अभी अगर हम किसी मेटल रॉड को पकड़ते हैं, मेटल रॉड का जो टेम्परेचर है वो कम होगा और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो वो ज्यादा होगा। एंड वी नो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। बट हीट कितना फास्ट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि मीडियम तुमने कैसा ऑफर किया। एज बिकॉज तुमने एक मेटल रॉड को पकड़ा है एंड मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट जो है तुम्हारे हाथों के, तुमने तुमने जिस तुम्हारा स्किन का जो पोर्शन मेटल के सरफेस को पकड़ के बैठा है, उस स्किन के पोर्शन से हीट क्या करेगा, जल्दी जल्दी एस्केप करके मेटल रॉड के थ्रू ट्रेवल कर जाएगा। मतलब दैट हीट इज गोइंग टू वेरी इजीली एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर स्किन थ्रू द मेटल रॉड। एंड इफ हीट लीव्स द सरफेस ऑफ योर स्किन, यू विल गेट द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। तुमको कैसा फील मिलेगा? तुमको कोल्डनेस वाला फीलिंग मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसी जगह पर एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ते हो, लकड़ी का टुकड़ा जो है दैट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे हाथ के सरफेस से उस वुडन ब्लॉक के थ्रू ज्यादा हीट फ्लो कर नहीं पाएगा और तुमको वो कोल्ड वाला फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा जो कि तुमको मेटल्स के केस में होता है। Did you people understand this? Did you people understand this? Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. मैं थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में बता देता हूँ। कन्वेक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल्स है नहीं, बट कन्वेक्शन के बारे में बता देता हूँ एंड देन आई विल गो बैक टू कंडक्शन अगेन। कन्वेक्शन क्या होता है? देखो, कन्वेक्शन का एग्जांपल ये है कि जब तुम एक बर्तन में पानी डाल के स्टोव में बिठा के उसको गर्म करते हो। सोचो ये पानी है, ठीक है, और क्या कर रहे हो तुम? इसको स्टोव में बिठा के इसको तुम गर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पर आग लगा दी, ठीक है, इट्स गेटिंग हॉट। देखो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हीट जो है वो कौन रिसीव करेगा? नो डाउट हीट जो है वो वेसल जो कि सॉलिड है वो रिसीव करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो सॉलिड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट किसको पास ऑन कर देगा? ये हीट जो है वो पानी को पास ऑन कर देगा। सो जो ये हीट है दैट विल फाइनली रीच द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ और द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर इज गोइंग टू रिसीव द हीट इन द वेरी बिगिनिंग। तुमको समझ में मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पानी का जो लोअर मोस्ट लेयर है जो कि तुम्हारे बर्तन के बॉटम मोस्ट पोर्शन के साथ कनेक्टेड है, वो लेयर सबसे पहले हीट को रिसीव करेगा। डू पीपल एग्री विथ मी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू पीपल एग्री विथ मी। यस और नो? ओके, फाइन। एंड यू नो दैट कि अगर मैं किसी लिक्विड को गर्म करता हूँ तो उसका डेंसिटी क्या करता है भाई? उसका डेंसिटी डिक्रीज करता है ना, बिकॉज अगर हम चीजों को गर्म करते हैं वो क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। अगर ये लेयर एक्सपांड करेगा, इसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑन द टॉप। यहाँ पर जो लिक्विड है, जहां तक
अभी तक हीट पहुंचा नहीं है, वहां का डेंसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लेयर ऑफ लिक्विड जो कि तुम्हारे वेसल के बॉटम में है, जिसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, जो कि एक्सपांड कर चुका है और उसका डेंसिटी घट चुका है। और हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि लिक्विड्स के केस में क्या होता है, जो लाइटर डेंसिटी वाला लिक्विड है वो हमेशा ऊपर रहता है, और हेवियर डेंसर लिक्विड कहाँ रहता है, नीचे रहता है। देखा होगा ना कि अगर पानी में हम तेल गिरा देते हैं तो तेल फ्लोट करते रहता है, बिकॉज तेल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो जिस लिक्विड का या जिस लेयर का डेंसिटी कम है, वो क्या कर जाएगा, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाएगा। तो जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड है, जो सबसे पहले हीट मिलता है, जो एक्सपांड करता है, जिसका डेंसिटी घट जाता है, वो फिर से वो जो लिक्विड है वो ऊपर ट्रैवल करना चालू करता है। दैट लेयर इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग ऑन द टॉप। और जब ये ब्लू वाला लेयर, ध्यान देना जनता, जब ये ब्लू वाला लेयर ट्रेवल करके ऊपर जाएगा, इस जगह पर जो वेकेंसी क्रिएट होगा, इस वेकेंसी को कौन फिलअप करता है, ऊपर का जो लिक्विड है वो फिर से नीचे फ्लो इन करके नीचे का वेकेंसी क्रिएट फिलअप कर देता है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से ये वाला लेयर गर्म होगा, इसका डेंसिटी घटेगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर का जो ठंडा पानी है, जो ठंडा लिक्विड है, वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा। नीचे का लेयर ऊपर जाएगा, ऊपर का लेयर नीचे आएगा, नीचे का लेयर ऊपर जाएगा, ऊपर का लेयर नीचे आएगा। इस तरीके से एक साइकिल चलता जाएगा और धीरे 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 पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज कन्वेक्शन। और इस प्रोसेस का स्पेशलिटी क्या है, देखो, इस प्रोसेस में तुम्हारा मैटर एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है, तुम्हारा जो पानी है वो एक्चुअली मूव कर रहा है, वो अपना लोकेशन बदल रहा है। तुम्हारा जो सबसे पहला लेयर था, जो कि वेसल के बॉटम में था, वो ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर का पानी नीचे पहुंच जाएगा। और ये जो नीचे का लेयर है, जो गर्म हो चुका है, जो कि ऊपर जाता है, वो अपने साथ किसको कैरी करके लेके जाता है, हीट को कैरी करके लेके जाता है। यहाँ पर तुम्हारा मैटर खुद एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, वो हीट को कैरी करके लेके जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन में जो मैटर है वो अपनी जगह पर ही रहता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कन्वेक्शन में पूरा मैटर ही हीट को कैरी करके आगे लेके जाता है। दिस इज हाउ कन्वेक्शन हैपेंस। डू पीपल अंडरस्टैंड दिस? Yes, यस sir. Yes, sir. एवरीवन यार, Yes, sir. एवरीवन गिव मी थम्स अप अगर सबको Yes, समझ में sir. आया। गिव मी थम्स अप अगर सबको समझ Yes, में आया। sir. Yes, sir. ओके फाइन, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। देखो, कन्वेक्शन जो है वो इफेक्टिवली लिक्विड में क्यों होता है, सॉरी दिस इज नॉट द करेक्ट लाइन, मुझे ये पूछना चाहिए कि कन्वेक्शन इफेक्टिवली सॉलिड्स में क्यों होता है। सॉलिड्स में इफेक्टिवली ये होता है बिकॉज कंडक्शन अच्छा होने के लिए क्लोज पैकिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज कंडक्शन का ट्रांसफर होने का मेथड जो है वो कोलिशंस के थ्रू ही होता है, एक जाके दूसरे को टकराता है, तभी जाके एनर्जी ट्रैवल होता है। और लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेसिंग ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन टकरा टकरा के हीट जो है वो अच्छा खासा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वो जो ट्रांसमिशन है इस तरीके से टकरा टकरा के ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। दैट इज द रीजन कि लिक्विड्स एंड गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ हीट ट्रैवल होता है, और सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ हीट ट्रैवल होता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्शन का कहानी। बट कन्वेक्शन हमको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, हमको कंडक्शन पढ़ना है। तो मैं तुमको इसका कहानी बताता हूँ, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू टेल यू दिस स्टोरी, जहाँ पर हम लोग हीट के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, हीट किस तरीके से फ्लो करता है, उसको समझने के पहले एक चीज तुम सबको याद होना चाहिए कि हीट जो है दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट को अगर फ्लो करना है, उसको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। बिना टेम्परेचर डिफरेंस का हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन बनाते हैं। लेट्स टेक ए सिचुएशन। सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक हॉट रिजर्वर है और यहाँ पर एक कोल्ड रिजर्वर है। सोर्स सिंक कहानी बताया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। और तुमने यहाँ पर एक रॉड लगा के रखा है। दिस इज रॉड विच इज लेट अस से यहाँ का टेम्परेचर है TH, TH मतलब हॉटर, एंड दिस इज TC, TC मतलब कोल्डर रीजन। ठीक है। अच्छा, अभी 10 मिनट बाकी है, बंद जब हो जाएगा मैं तुमको नया लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पर एक रॉड है, और रॉड को दोनों एंड्स को हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पे कनेक्ट करके रखा है। रॉड के एक एंड इज कनेक्टेड टू ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर, और रॉड का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान देना जनता, उसके बाद हमने क्या किया कि रॉड का जो ये आउटर सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग कोटिंग लगा दिया। ये क्या है, दिस इज एन इंसुलेटिंग कोटिंग।
क्यों मैं तुमको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। तुम लोग हो ना, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा Yes, हूँ। sir. अरे पीपल देयर, ओके। दिस इज एन इंसुलेटिंग कोटिंग। इंसुलेटिंग कोटिंग क्यों रखा? अगर तुमने रॉड के सरफेस को इंसुलेट कर दिया तो हीट जो है उसके पास ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। कौन सा रास्ता बचेगा? हीट हैज टू ट्रैवल अलोंग दिस रूट। वो सरफेस के अलोंग निकल नहीं पाएगा, बिकॉज सरफेस के ऊपर तुमने एक इंसुलेटर लगा दिया तो सरफेस के थ्रू हीट एस्केप नहीं कर पाएगा। हीट को अलोंग द रॉड ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? तुमने एक इंसुलेटिंग रॉड लगा के रख दिया, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो रॉड है ये कंडक्टर ऑफ हीट है, ये पाइप जैसा बिहेव करेगा, और हीट जो है इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। वो जो सोर्स है वहां से हीट फ्लो करके किधर जाएगा? एक कोल्ड रिजर्वर के पास जाएगा, मतलब यहाँ पहुंचेगा जहां पर टेम्परेचर कम है। इज दैट क्लियर? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आता है? Yes, sir. मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो हीट फ्लो कर रहा है ना, इसको हम हीट करंट बुलाते हैं, हीट करंट। जस्ट लाइक करंट दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में चैप्टर में जो हमने करंट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है। वहां पर एक कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो करता है, यहाँ पर एक रॉड के थ्रू हीट फ्लो करता है। कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो करने से हम उस फ्लो को एक्सप्रेस करने के लिए करंट यूज करते हैं, करंट वर्ड को यूज करते हैं, करंट के थ्रू समझाते हैं कि पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर अगर हमको ये बताना है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू ये क्रॉस सेक्शन जो है पर सेकंड कितना हीट क्रॉस ओवर कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हीट करंट यूज करते हैं। दोनों कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर हीट को फ्लो करने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हमको हीट को फ्लो करवाने के लिए एक हायर टेम्परेचर चाहिए, एक लोअर टेम्परेचर चाहिए, बोलो तो एक टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। If the heat current has to flow, there is the necessity of temperature difference. जैसे कि तुमको अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करवाना है, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, राइट? यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जैक्टली हीट को फ्लो कराने के लिए, हीट करंट को फ्लो कराने के लिए तुमको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। आगे जाके मैं इस एनालॉजी को बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इस बात को समझो, ठीक है? ओके फाइन। अभी एक छोटा सा कहानी तुमको बता के रखता हूँ। सोचो कि तुम्हारे पास जो ये कंडक्टर है, ठीक है, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करे, इसके थ्रू हीट फ्लो कर रहा है, तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया। लेट अस से इसका एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसके थ्रू हीट फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस से यहाँ पर Q1 हीट आया, और इस सेक्शन का नाम मैं ए बी दे देता हूँ। एंड इनिशियली, ध्यान देना, इनिशियली एट द स्टार्टिंग, अगर मैं इस सेक्शन के बारे में बात करूं, अगर इस सेक्शन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, तो इससे जो निकलता है ना वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, एंड Q2 का वैल्यू जो है वो Q1 से छोटा होता है। कब होता है ये भाई? इनिशियली का बात कर रहा हूँ, हाँ, आई एम टॉकिंग इनिशियली। इनिशियली जब किसी रॉड के थ्रू हीट फ्लो करना चालू करता है, तो रॉड या रॉड के किसी सेक्शन को जितना हीट मिलता है ना, उतना हीट क्रॉस ओवर करके दूसरे तरफ जाता नहीं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट जब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को ये हीट सप्लाई होता है, तो ये जो सेक्शन है, रॉड का टुकड़ा जो है, ये सेक्शन खुद कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? तुमने इसको Q1 हीट अमाउंट ऑफ हीट बोला कि तुम इतना हीट लो और इसको पास ऑन कर दो, लेकिन ये जो सेक्शन है ये पास ऑन नहीं करता, ये कुछ हीट चुरा लेता है। चुरा लेता है मतलब खुद कंज्यूम कर लेता है। समझ में आया? तो एज बिकॉज इस सेक्शन ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम कर लिया, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज गोइंग आउट, जो ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, वो Q1 से कम होता है। जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? Q1 माइनस Q2, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस अमाउंट ऑफ हीट इज एक्चुअली एब्सॉर्ब्ड बाय द सेक्शन AB। तो इनिशियली जब किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हीट फ्लो करना चालू करता है, तो किसी भी सेक्शन को अगर तुम देखोगे ना, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होते रहता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते रहता है। और गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज ये जो सेक्शन है जब इसके थ्रू हीट फ्लो करता है, वो कुछ हीट तो पास ऑन कर देता है, लेकिन कुछ हीट वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। और कोई भी मटेरियल जब हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जनता जवाब दो, क्या यहाँ तक सबको समझ में Yes, आया? sir. ओके ओके। Yes, sir. लेकिन Yes, देखो, sir. लेकिन देखो, तुम भूखे हो, ठीक है, तुम भूखे हो तो डेफिनेटली अगर मैं तुमको एक बहुत ही टेस्टी
खाने का पैकेट देके बोलता हूँ कि भाई देख एक काम कर, ये जो पैकेट है ना तू अपने दोस्त को दे देना। समझ में आया? तू बहुत भूखा है, बहुत बहुत वेरी हंग्री, एंड लेट अस से तुम बहुत बेशरम हो, ठीक है? तो होगा क्या अभी, मैं तुमको अगर ये पैकेट दूंगा खाने का, और इट इज द पैकेट इज नॉट मेंट फॉर यू, यू आर बेसिकली ए मीडियम व्हिच विल ट्रांसफर द पैकेट फ्रॉम मी टू द अदर पर्सन। पर इन द प्रोसेस तुम क्या करोगे, तुम कुछ खाना वहां से खा लोगे और रिमेनिंग जो है उसको भेज दोगे, ठीक है? बट ये प्रोसेस कब तक चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कंटिन्यूसली हर दिन एक खाने का पैकेट दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुम ये जो है, ये पैकेट जो है उस बंदे को दे देना, तुम्हारे थ्रू भेज रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको ये पैकेट देता जाऊं और हर बार मुझसे कुछ ना कुछ खाना खाते जाओ, तो एक टाइम आएगा कि तुम्हारा भूख मिट जाएगा, राइट? और तुम्हारा जो भूख है वो खत्म हो जाएगा, तुम इतना हंग्री नहीं होगे। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इन दैट सिनेरियो जो मैं तुमको नेक्स्ट पैकेट दूंगा, उस पैकेट को तुम एज इट इज आगे पास ऑन कर दोगे, तब तुम उससे और खाना कंज्यूम नहीं करोगे वंस यू आर सेचुरेटेड। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है कि रॉड के थ्रू इनिशियली जब हीट फ्लो करता है ना, तो रॉड के अलग अलग सेगमेंट्स को अगर देखोगे, अलग अलग सेगमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज वो लोग हीट कंज्यूम करते रहते हैं। बट इफ यू पास हीट थ्रू द रॉड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक सेक्शन सेचुरेट हो जाता है, ये लोग और हीट एब्सॉर्ब नहीं करते, इनका टेम्परेचर जो वो फिक्स्ड हो जाता है, बिकॉज वंस दे स्टॉप कंज्यूमिंग हीट, इनका टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं हो। तो एक टाइम के बाद इस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो स्टेडी हो जाएगा, एंड इन दैट केस Q1 विल बी इक्वल टू Q2। मतलब अभी इसके थ्रू जब हीट फ्लो करेगा, ये सेक्शन जो है इस हीट को कंज्यूम नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा हीट पास ऑन कर देगा, ठीक है? और अभी के बाद हम जितना सारा डिस्कशन करेंगे इसी स्टेडी स्टेट में ही डिस्कशन करेंगे। हम ये मानेंगे कि ऑलरेडी रॉड स्टेडी स्टेट में है, ये हीट कंज्यूम नहीं कर रहा, जितना भी हीट आ रहा है उतना हीट किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके पास ऑन हो जा रहा है, रास्ते में हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा, रास्ते में कोई सेक्शन हीट को कंज्यूम नहीं कर रहा। इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बुलाते हैं। क्या सबको ये समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गिव मी Yes, थम्स अप, sir. गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप अगर सबको समझ में आया तो। ओके फाइन, फाइन, दैट्स ग्रेट, ठीक है? तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है, डन। अभी मैं इसको 1 मिनट ही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी एंड करके तुमको नया लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? उस नए लिंक में ज्वाइन करो, फाइन? इसका जवाब दो। Yes, sir. Okay, sir. कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो एक पॉइंट मैं तुमको बता के रखना चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पिक्चर को देखो और इस बात को समझो कि यहाँ पर ना मैंने रॉड के अलग अलग जगह पर थर्मोमीटर लगा के रखा है, और अलग अलग जगहों का जो रीडिंग है, पहले वाले का इधर है, दूसरे वाले का इधर है, तीसरे वाले का इधर है, लास्ट वाले का इधर है। तो रीडिंग देख के तुमको क्या पता चल रहा है? रीडिंग देख के तुमको क्या पता चल रहा है कि हीट जिस तरफ फ्लो कर रहा है, अगर हम उस तरफ ट्रैवल करते हैं तो रॉड का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, हाँ या ना? जनता जवाब दो, हाँ या ना? यस Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके फाइन। देखो इट हैज टू हैपन, राइट? हीट जिस तरफ फ्लो करता है उस तरफ टेम्परेचर घटना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रूल है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो अगर मैं इस सेक्शन को देखूं, इस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा और इस सेक्शन के टेम्परेचर को अगर मैं कंपेयर करूं, डेफिनेटली इस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और इस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने जस्ट नाउ बोला कि एक टाइम के बाद वो जो सेक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उस क्रॉस सेक्शन का या उस टुकड़े का या उस सेगमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि रॉड के अलोंग हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि यहाँ पर अगर तुम एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करोगे, जनता ध्यान दो, कि अगर मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया, ये वाला एक क्रॉस सेक्शन है, विद टाइम इसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन एक टाइम के बाद इसका टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका भी टेम्परेचर बहुत टाइम के बाद फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा।
लेफ्ट वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट वाला जो सेगमेंट हमने चूज किया इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कैन नॉट बी सेम। अगर रॉड के लेंथ के अलोंग हर जगह टेम्परेचर सेम हुआ तो जनता एक जवाब दो, हीट कैसे फ्लो करेगा? हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है। until and unless there is a temperature difference, heat will not flow. और अगर heat इस तरह flow कर रहा है, then it is definite that this section will be at higher temperature, and as you move along this direction and as you encounter new segments of the rod, the temperature has to decrease. Yes, when I say that the rod is in steady state, इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी segment choose करूं, उसका temperature जो है वो टाइम के साथ change नहीं होगा। अगर मैं कोई भी सेगमेंट चूज करूं उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर सेम होगा, वो नहीं कहा। हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन जो भी टेम्परेचर होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स बोलो, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इज दैट sir. क्लियर? Yes, sir. एवरीवन Yes. गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। अरे यार थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनो यार, इतना सेल्फिश मत बनो। जस्ट कीप योरसेल्फ इन माय प्लेस। मैं Yes, sir. कंप्यूटर को देख के पढ़ा रहा हूँ यार। ओके फाइन फाइन। सो ये एक बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम एक टर्म, एक वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। सुन रहे हो मैंने क्या बोला? ये क्या है? दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड ग्रेडियंट एनी टाइम? रिसेंटली इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताया था। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. या तुमने कभी वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में सुना है? व्हेन यू आर स्टडिंग विस्कस फोर्स, Yes, sir. eta dv by dy, तब हम Yes, उसको वेलोसिटी sir. ग्रेडियंट बोलते हैं। कैन Yes. एनीवन टेल मी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? Yeah. कैन एनीवन टेल मी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कम ऑन। Divided by Rate distance. of change. यस, Rate of ग्रेडियंट का movement मतलब is एकदम, यू हैव टोल्ड द राइट Rate of लैंग्वेज, change. दैट इज रेट ऑफ चेंज। और इस कहानी में बदल क्या रहा है जनता? इस कहानी में टेम्परेचर बदल रहा है। और टेम्परेचर कैसे बदल रहा है? टेम्परेचर इज चेंजिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। यस और नो? जो टेम्परेचर है जो कि बदल रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है? दैट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब अभी अगर मैं यहाँ पर एक रॉड इमेजिन करूँ, ध्यान देना, दिस इज वन रॉड, ठीक है? ओके, दिस इज द रॉड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी अगर मैं इस रॉड में दो क्रॉस सेक्शंस चूज करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई चूज टू क्रॉस सेक्शंस, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन चूज किया ऐसा, और यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन चूज किया, ये ठीक है, दिस इज वन मोर क्रॉस सेक्शन। दो क्रॉस सेक्शन चूज किया मैं, एंड डेफिनेटली हीट जो है वो किस तरफ फ्लो कर रहा होगा? हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम, लेट अस से, लेफ्ट टू राइट। मैंने इसको हायर टेम्परेचर पे माना है, इस क्रॉस सेक्शन को, और इस एंड को हमने लोअर टेम्परेचर पे माना है, कूलर टेम्परेचर पे माना है। सो हीट डेफिनेटली विल बी फ्लोइंग along this direction, ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा। सो लेट अस से दिस इज क्रॉस सेक्शन 1, दिस इज क्रॉस सेक्शन 2। डू यू पीपल एग्री? सबको दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2? ग्रीन कलर का जो मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहले वाले को 1 बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को 2 बोल Yes, रहा हूँ, sir. ठीक है? एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? लेट अस से दैट द गैप बिटवीन देम इन दिस केस इज डेल एक्स। मतलब दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हम डेल एक्स। अभी ध्यान से देखो, मैंने कहा कि जो पहला क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर थीटा है, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर थीटा माइनस डेल थीटा है। एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू विल एग्री विद दिस कि मैंने इसको थीटा माइनस डेल थीटा क्यों लिखा, ये सबको समझ में आ रहा हो। बिकॉज एक बार ध्यान से देखो कि हीट किस तरफ फ्लो कर, एरो का डायरेक्शन देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि हीट जिस तरफ फ्लो करता है उस तरफ टेम्परेचर घटता है। तो पहला सेक्शन का टेम्परेचर ज्यादा होना पड़ेगा, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर कम होना पड़ेगा। कितना कम है? डेल थीटा अमाउंट से कम। गेटिंग द पॉइंट? कितने से कम है? डेल थीटा अमाउंट से कम है। यस, गिव मी अ थम्स अप अगर सबको ये समझ में आया। Yes, sir. कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप अगर सबको ये समझ में आया तो। ओके ओके फाइन फाइन
ओके फाइन। नाउ जनता इस बात को समझो कि यहाँ पर टेम्परेचर लेंथ के अलाउंग चेंज हो रहा है। तुम अगर पैसा बैंक में रखते हो तुमको इंटरेस्ट मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि तुमने अपने पैसे को कितने टाइम के लिए रखा। आई होप सो ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम बदलेगा तो इंटरेस्ट भी बदलेगा। सिमिलरली यहाँ पर रॉड का लेंथ चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन करना है, इफ आई नीड टू डिफाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दिस केस will be defined as change in temperature divided by the length over which the change has taken place. ऊपर क्या लिखेंगे हम? कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, और नीचे क्या लिखेंगे? कितने लेंथ के अलोंग ये टेम्परेचर चेंज आया है। So that will be written as del theta by del x. So this is the expression of temperature gradient. क्या सबको ये समझ में आया? क्या सबको ये समझ में आया? जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं तो ये नेगेटिव होगा। अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं तो, Yes, sir. because del theta is change in temperature, और change in this case will be final minus initial, और del theta का अगर मैं वैल्यू पुट करके इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ, वो आंसर जो निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर x के अलोंग टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग with x. Do you people agree with me? Do you people agree with me? Yes, Yes, sir. sir. है ना? Sir. तो दैट इज द रीजन किसी Sir. किसी बुक्स में तुमको इसका आगे एक माइनस साइन भी दिखेगा तुमको, माइनस डेल थीटा बाई डेल एक्स। माइनस साइन इसलिए दिया जाता है ताकि तुमको ये समझ में आए कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। दैट्स बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, एंड चेंज इन द सेंस डिक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। दैट इज द रीजन हम कहीं कहीं इसको माइनस साइन से भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, मैंने ना इसके बारे में तुमको ऑलरेडी पहले बता दिया। रॉड के थ्रू हीट फ्लो करता है और एक कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है। दोनों सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसके थ्रू जब चार्ज फ्लो करता है, और जब इस रॉड के थ्रू हीट फ्लो करेगा इसको हम हीट करंट बोलते हैं। तुम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हो कि अगर तुम्हारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, पर सेकंड उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके कितने चार्जेस जा रहे हैं। सिमिलरली हीट करंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे कि अगर तुम्हारे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन को पर सेकंड कितना हीट क्रॉस ओवर करके जा रहा है, उसको हीट करंट बोलते हैं। ठीक है? तो अभी जो है हम हीट करंट के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। राइट जनता? ओके Okay, sir. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हीट करंट। सो द फर्स्ट थिंग कि हीट करंट को अगर हमको डिराइव करना है तो सबसे पहले तुमको डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा कि करंट किस पे डिपेंड करेगा इन दिस केस। हाँ, सो लेट मी डू अ डायग्राम। सोचो कि ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर, और इसका जो लॉजिक है, इलेक्ट्रिक करंट में हमने जो लॉजिक यूज किया था, कुछ लॉजिक्स हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। और वो लॉजिक ये था कि देखो जितना ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट करंट फ्लो करेगा। और अगर मैं और भी अच्छे से बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हीट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल थीटा बाई डेल एक्स लिख सकता हूँ। यू पीपल एग्री विद दिस? जो हीट करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर जितना जल्दी चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो पीपल? Yes, sir. यू एग्री विथ मी? Yes, sir. देखो मैं फिर से बताना चाहूंगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट तुमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? सो हीट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। सेकेंडली, मैंने जब करंट पढ़ाया था तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन चूज करूं तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा पर यूनिट टाइम उतना ज्यादा चार्जेस क्रॉस ओवर कर पाएगा।
more number of charges will be able to cross over through a bigger cross section. The same logic is also valid here. Heat current का डिपेंडेंसी अगर हम चेक करें तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हीट करंट होगा. क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली लाइक दरवाजा. उस दरवाजे के थ्रू ना हीट फ्लो करता है. तो जितना बड़ा दरवाजा तुम ऑफर करोगे पर सेकेंड, उस बड़े दरवाजे के थ्रू मोर अमाउंट ऑफ हीट कैन पास थ्रू. सो इन दिस केस मैं कह सकता हूँ कि हीट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना बड़ा दरवाजा. इमेजिन करो जनता, इमेजिन करो बड़ा दरवाजा है और एक छोटा दरवाजा है. अगर मैंने पूछा कि एक सेकंड में कितने लोग क्रॉस ओवर कर पाएंगे, सोचो एक सेकंड में 2 लोग छोटे दरवाजे के थ्रू अगर क्रॉस ओवर कर पा रहे हैं, उसी एक सेकंड में बड़े दरवाजे के थ्रू 10 लोग क्रॉस ओवर कर पाएंगे. खेल किसने बदल दिया? खेल बदला क्रॉस सेक्शनल एरिया ने. जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतने ही टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो कर पाएगा, उतने ही टाइम में ज्यादा हीट भी फ्लो कर पाएगा. सो यहाँ पर हीट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अभी हमने छोटे से ही सीखा है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो हमने के इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर एक ए आ जाएगा. यहाँ पर एक माइनस साइन देना भूल गया था, एक माइनस साइन दे देता हूँ, माइनस डेल थीटा बाय डेल एक्स. मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर और एक बार एक माइनस साइन दे दें, यहाँ पर माइनस के ए और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दैट इज डेल थीटा बाय डेल एक्स. ठीक है, तो ये जो निकला हमारे पास दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट करंट. हीट करंट का फॉर्मूला है. ठीक है, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट तुमको दिख रहा है के को हम बुलाते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं तुमको कुछ देर में बता रहा हूँ. बोलो ये डिराइवेशन सबको समझ में आया या नहीं आया ये बताओ. हैव यू अंडरस्टूड दिस डिराइवेशन? डिराइवेशन नहीं है, दिस इज जस्ट हाउ वी रीच Yes, sir. to the formula of heat current. Everyone, sir, everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एक बात बता देता हूँ. तुमको ऑलरेडी पता है कि डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो और एक माइनस साइन अगर तुमने पुट करके रखा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा. डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? मैंने कहा कि जब तुम प्रॉब्लम में सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तुमको ऑलरेडी पता है कि डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यूज पुट करने के बाद जो साइन निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा. और तुमने यहाँ पर आगे ऑलरेडी एक माइनस साइन दे के रखा है, तो फाइनली हीट करंट का जो वैल्यू निकलेगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा. ठीक है, इसको जान के रखना. अभी इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस फॉर्म में लिखना चाहूँ ध्यान दो जनता. इफ आई वांट टू राइट दिस इन डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब अभी जो मैंने लिखा वो बड़ा भाई है. अभी अगर मैं उसका छोटा भाई दिखने में कैसा होगा वो एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, हाउ विल इट लुक लाइक? हीट करंट एच ही लिख दूंगा. ठीक है, एक बात बता तो हीट करंट ऐसे करके लिख सकते हैं. मैं तुमको बता देता हूँ दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी. एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताना भूल गया मैं. हीट करंट को हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू बाय डेल टी. व्हाट इज डेल क्यू? डेल क्यू इज द हीट. मैंने लैंग्वेज में बोला है लेकिन लिख के नहीं दिया, एंड दिस इज टाइम. मैंने कहा ना हीट करंट का डेफिनेशन क्या है? हीट करंट इज नथिंग बट हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. मैंने करंट के साथ कंपेयर किया था, मैंने बोला था चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर वेरी सिमिलर डेफिनेशन है. यहाँ पर हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो डेल क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एंड डेल टी इज अमाउंट ऑफ टाइम. क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? गिव मी थम्स अप. जो जस्ट नाउ मैंने कहा ये समझ में आया सबको? कम ऑन पीपल, ये समझ में आया सबको? टेल मी यार. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन ठीक है. तो ये करंट है. तो डेल क्यू जो हमने लिखा है यहाँ पर डेल क्यू, हाँ, इस डेल क्यू का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं. और डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं. वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है. ठीक है, दिस इज हीट करंट. ये जो है हमने लिखा है दिस इज एक्चुअली डेल क्यू बाय डेल टी. अगर मैं लिखूंगा ना दिस इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू. बिकॉज मैंने तुम लोगों को पहले सिखाया कि अगर हम डेल टी लेते हैं, डेल टी रिप्रेजेंट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये एवरेज करंट का एक्सप्रेशन देगा तुमको. बट अगर तुम dt लोगे
दिस रिप्रेजेंट्स अ मोमेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर तुमको इंस्टेंटेनियस हीट करंट का एक्सप्रेशन मिल रहा है। दिस इज द हीट करंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ के तो के ही रहेगा, एरिया तो ए ही रहेगा, एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर इन दिस केस, डी थीटा लेना पड़ेगा, एंड डेल एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ हीट Yes, करंट। sir. किसी को कोई डाउट इसमें है तो बताओ। Is anyone having any doubt in this? You can tell me. People, give me a thumbs up अगर सबको ये समझ में आया तो, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके 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 फाइन। चलो चलो अभी थोड़ा सा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी सिंपली से थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो तुमको ये फील देगा कि तुम्हारा जो मटेरियल है उसके थ्रू हीट कितना इजीली फ्लो कर सकता है। मैंने क्या कहा, थर्मल कंडक्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और वो वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होगा वो तुम लोगों को ये बताएगा कि कोई भी अगर मटेरियल है तुम्हारे पास उसके थ्रू हीट कितना इजीली फ्लो कर सकता है। इसी थर्मल कंडक्टिविटी को देख के तुम ये डिसाइड करते हो कि कौन से मटेरियल से तुम अपना खाना पकाने वाला बर्तन बनाओगे और कौन से मटेरियल से तुम अपना फ्लास्क बनाओगे। तो खाना जिस बर्तन में बनाते हो उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द स्टोव टू योर फूड। तो जिस बर्तन में तुम खाना पकाते हो उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना पड़ेगा। इट शुड अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट वेरी इजीली। बट अगर तुम एक पानी को गर्म रखना चाहते हो, गर्म पानी को गर्म रखना चाहते हो, या ठंडे पानी को ठंडा रखना चाहते हो, तुमको ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो। थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि वो हीट को फ्लो करने देगा नहीं इतना आसानी से, तो हीट को फ्लो करके निकलने में बहुत टाइम लगता है। दैट इज द रीजन फ्लास्क जिस मटेरियल से बना हुआ रहता है, या फ्लास्क में कुछ फ्लास्क में क्या होता है, दो लेयर्स के बीच हवा भी दे देते हैं, हवा जो है वो इंसुलेटर है ना, तो वो उस मटेरियल का, उस कॉम्बाइंड मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होगा। दैट इज द रीजन हीट फ्लो कम होता है। दैट इज द रीजन पानी अगर गर्म है वो बहुत लंबे टाइम तक गर्म होता है, बिकॉज हीट एस्केप नहीं कर पाता। जनता बोलो, समझ में आई नहीं आई कॉन्सेप्ट? आया सर। बाकी लोग बेस्ट Yes, sir. एवरीवन sir. एवरीवन ठीक है? तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो कोई अगर पूछे भाई थर्मल कंडक्टिविटी किसका प्रॉपर्टी, बोलो भाई ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल देख के हम बताएंगे उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर मैंने यूनिट्स के बारे में बताया नहीं, आई होप सो तुम लोग यूनिट्स निकाल पाओगे, है ना। हीट करंट क्या होगा, कैलोरीज पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, दिस आर यूनिट। के क्या यूनिट चाहिए तो तुम निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से, H इक्वल टू माइनस के डेल थीटा बाय डेल एक्स। मैं यूनिट्स पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं तुमको बस समझा के जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो एक बार यूनिट्स देख लेना। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में एक बार हम बात करते हैं। देखो जब करंट एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है उसको अपोजिशन फेस करना पड़ता है, जब हीट फ्लो करता है उसको भी अपोजिशन फेस करना पड़ता है। हमने हीट करंट का जो फॉर्मूला जस्ट नाउ डिराइव किया वो क्या है, दैट इज माइनस साइन को लिख नहीं रहा अभी, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, दैट इज डेल थीटा बाय डेल एक्स। ठीक है, मैं एक जस्ट फॉर द सेक, ताकि हमको जो थर्मल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन मिले वो अच्छा मिले, मैं ना डेल एक्स को एल लिख देता हूँ, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जस्ट हमारा फॉर्मूला दिखने में अच्छा हो इसलिए हमने डेल एक्स को एल लिख दिया। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A is the cross sectional area, and del theta is the temperature difference. Temperature difference between the ends of the conductor. तुम लोग सुन रहे हो ना मुझे जनता? हाँ अरे सर। तुम Yes, listening? sir. Okay, fine. तो ये एक रॉड कंडक्टर बना लेते, ऐसा
ऐसा, ध्यान से देखो, ऐसा ज्वाइन कर लिया एंड से कि इसका लेंथ हमने L माना, हाँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A माना, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर अगर मैं TA मानता हूँ, इसका टेम्परेचर अगर TB मानता हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, TA माइनस TB। इन दिस केस मैंने फॉर्मूला में क्या लिख के रखा है, डेल थीटा लिख के रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। हीट जनता किस तरफ फ्लो करेगा, हीट विल फ्लो अलोंग दिस डायरेक्शन। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि हीट इस तरफ फ्लो करेगा। तो मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि करंट का अगर मैं डेफिनेशन देखूं, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ध्यान देना, दैट मीन्स अगर मैं रेजिस्टेंस R निकालना चाहूँ तो वो V बाई I होता है, ठीक है, वो V बाई I होता है। डू पीपल अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? जवाब दो, यस और नो जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. मैंने बहुत बार कहा है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो काम करता है, जब एक कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो करता है, वही काम कौन करता है, टेम्परेचर डिफरेंस करता है। द सेम वर्क इज डन बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्विवेलेंट टू हीट करंट। तो तुमको अगर कोई बोले भाई साहब मेरे को ये बताओ कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, मैं बोलूंगा जैसे कि यहाँ पर V बाई I है, V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, और करंट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हीट करंट H। सो दिस इज हाउ वी शैल फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बाय हीट करंट। नाउ यहाँ तक सबको समझ में आया? Did you people understand this? V का रिप्लेसमेंट डेल Yes, थीटा, sir. I का रिप्लेसमेंट H। Come on, give me a thumbs up अगर सबको ये समझ में आया, give me a thumbs up अगर सबको ये समझ में आया, जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीवन एवरीवन। ज्योतिर्मय कोई डाउट? आवाज नहीं पहुंचा मेरे पास, कोई डाउट? आवाज कहाँ नहीं आ रहा है? No doubt. ओके, ठीक है। इतना खतरनाक वॉइस निकाल के बोला, मैं तो डर ही गया था। तू ही है ना ये? Yes, yes. So let's talk about del theta। और जो हीट करंट है, हीट करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, के ए डेल थीटा, और ऊपर हम क्या लिख देंगे, एल। एक्चुअली नीचे एल आता है, उसको हमने ऊपर लिख दिया, डेल थीटा चला गया, और फाइनली हमको एक्सप्रेशन क्या मिला, एल बाई के ए। एंड दिस इज द वेरी फेमस फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज एल बाई के ए। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर से याद दिला रहा हूँ सबको, अगर जेई निकालना है ना, तो गधों जैसे पढ़ के जेई निकाल नहीं पाओगे। तुमको अगर पढ़ाई करना है, एग्जाम निकालना है, तो स्मार्टली पढ़ाई करना है। मैंने हमेशा बोला तुमको अपना फॉर्मूला बुक बना के रखना है। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने बनाया है, अभी रियलाइज, अगर नहीं बनाया तो अभी रियलाइज नहीं करो, जस्ट एग्जाम आ जाएगा तब रियलाइज करोगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास इतना कुछ होगा पढ़ने का, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम देने के पहले तुमको सब कुछ पढ़ना नहीं है, तुमको सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो कि जरूरी है। जो चीजें आता है वो सब पढ़ के फायदा नहीं है। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. मैं जो बोल रहा हूँ एडवाइस लो, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा, देख के बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, वी हैव टू कवर मोर, लेकिन सब कुछ बता के जा रहा हूँ, तो लोड नहीं लेने का, ठीक है। अभी हम जो स्टडी करेंगे, विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। हाँ, अगर किसी को कुछ भी डिफिकल्टी फील हो, भगवान ने आवाज दिया है तुमको, पैसा दिया, इसलिए जूम में बैठ के आराम से क्लास कर रहे हो, डाउट पूछ लेना, बिकॉज नहीं पूछोगे देन यू विल बी एट लॉस, नॉट मी। ये बात लेकिन हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। और सर अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? रजिस्टर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, क्या था? दो रजिस्टर्स को एक वन आफ्टर द अदर तुमने कनेक्ट किया था। रजिस्टर का एक हाथ दूसरे रजिस्टर के हाथ के साथ कनेक्ट कर दिया, वन आफ्टर द अदर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? दो कंडक्टर्स को साइड बाय साइड अटैच कर देंगे। ध्यान से पिक्चर को देखो। से दिस इज आवर हीट रिजर्वर, दिस इज आवर कोल्ड रिजर्वर, ध्यान देना। और ये हमारा पतला सा रॉड है। अरे भाई यस, ठीक है। और ये हमारा दूसरा रॉड। ध्यान से देखो, दिस आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉड जो हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखे, ठीक है। जरा से इसका लेंथ हमने L1 बोला, इसका लेंथ हमने L2 बोला, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 बोला, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 बोला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बोला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 बोला। एंड दिस इज एट हायर टेम्परेचर एंड दिस इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते थे? हम ये करते थे कि अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। मतलब अगर दो रेजिस्टर है, उसी काम को एक रेजिस्टर को करना है तो उस एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारे पास दो रॉड्स, पहले रॉड का रेजिस्टेंस को हम R1 लिख सकते हैं, दूसरे रॉड के रेजिस्टेंस को हम R2 लिख सकते हैं। मैं ये निकालना चाहता हूँ कि अगर ये दो रॉड्स की जगह एक सिंगल रॉड होता, क्या कहा मैंने? इन दोनों रॉड को रिप्लेस करके मैं अगर एक सिंगल रॉड लगाऊं, उस रॉड का रेजिस्टेंस कितना होना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली इनके जैसा ही काम करे? क्या जनता ये तुम लोगों को समझ में आया? ये बताओ। Is it clear to all of you? Yes. Give me a thumbs up अगर ये समझ में आया। Give me a thumbs up. ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग स्क्रीन देखना तो तुमने देखा होगा मैंने एक बाउंड्री बनाया है। बाउंड्री इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर पहला रॉड खत्म होता है और दूसरा रॉड चालू होता है। और बाउंड्री का टेम्परेचर को मैं T बोल देता हूँ, ठीक है ना। बाउंड्री के टेम्परेचर को मैं T बोल देता हूँ, भूलो मत। T का वैल्यू जो है वो TH से कम है लेकिन TC से ज्यादा है। एग्री? जनता जवाब दो। T का जो वैल्यू है Yes, sir. Yes, sir. TH से कम है लेकिन TC से ज्यादा है, जरूरी है, हमको आगे चाहिए होगा। तो कैन एनीवन टेल मी R1 का वैल्यू क्या होगा? R1 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने जस्ट नाउ फॉर्मूला दिया था, L by K, मतलब इन दिस केस L1 by K1 A1, है ना। और R2 के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, दैट इज L2 डिवाइडेड बाय K2 into A2। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करेंगे, हम अपना काम R1 R2 से ही निकालेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू व्हाट वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान क्या होता है? जब दोनों रजिस्टर के थ्रू, मैं कहानी में दो रजिस्टर ले रहा हूँ जो साइड बाय साइड कनेक्टेड है, जब दोनों रजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है तब हम ये कहते हैं कि दोनों रजिस्टर सीरीज में है। अगर मैं वही चीज यहाँ पर कहना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि पहले वाले डंडे के थ्रू जितना हीट फ्लो कर रहा है, अगर दूसरे वाले के थ्रू भी उतना ही हीट फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों रॉड्स जो तुमको दिख रहा है दे आर इन सीरीज। मतलब पहले वाले के थ्रू अगर H हीट फ्लो कर रहा है और दूसरे वाले के थ्रू भी H ही हीट फ्लो कर रहा है, तब हम ये कहेंगे कि दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जनता जवाब दो, ये समझ में आया ही नहीं आया? Come on people, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I want all of you to concentrate on the first rod. सिर्फ पहले वाले रॉड को देखो और पहले वाले रॉड को देख के जवाब देना। अगर पहले वाले रॉड को यूज करके, एक मिनट, अगर पहले वाले रॉड को यूज करके अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन, अरे भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे लगा गया ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस 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 भाई लोग, तुम लोग भी थोड़ा याद, तुम लोग को दिखता ही नहीं दिखता कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? ये कोई आइकॉन आता है क्या? हाँ सर, मैंने देखा हाँ, है। sir. Yes, sir. आता है ना? Sir. अगर बाई चांस हाँ सर। मैं भूल जाऊँ रिकॉर्ड करना तो प्लीज बोल देना, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए है, ठीक है, ताकि मैं यूट्यूब में रिकॉर्ड कर पाऊँ, बाद में जाके तुम लोग रिवाइज कर पाओ। नहीं करता गलती से तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। लेट्स गेट बैक। मैंने कहा कि पहले रॉड को देखो और पहले रॉड को देख के ये बताओ कि हीट करंट का फॉर्मूला मैं क्या लिखूं। हीट करंट का फॉर्मूला मैं क्या लिखूं? मुझे वो इलाबोरेट फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला।
तो ऊपर मैं कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस लिखूं, नीचे तो रेजिस्टेंस R1 लिख दूं, ऊपर का टेम्परेचर डिफरेंस हम क्या लिखें ये बताओ, अगर पहला रॉड को देख के बताना चाहो तो, फर्स्ट रॉड को देख, जनता जवाब दो। हाँ TR minus T. TR कौन सा है? TH minus T. एग्जैक्टली सही बोला, दैट इज TH माइनस T। ठीक है, हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी तो पॉजिटिव ही होगा। मैं एक्चुअली क्यों बोल रहा, देखो जब मैं सेकंड वाले के थ्रू, देखो लेट अस से दिस इज H1, लेट अस से दिस इज H2, H1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रॉड, H2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकंड रॉड। जब सेकंड वाले का लिखूंगा तो मैं R2 लिख दूंगा। तब अगर टेम्परेचर डिफरेंस पूछू ना, तो तुम TC माइनस T मत बोलना, लेकिन TC माइनस T मत बोलना, ऊपर वाले क्वांटिटी को हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा लिखना है। इन दैट केस तुम क्या लिखोगे, T माइनस TC। क्या सबको ये समझ में आया? क्या सबको ये समझ में मैंने बताया क्या? जब ये फॉर्मूला पुट करोगे तो क्वांटिटी को Yes. पॉजिटिव ही रखना है। यू हैव टू कीप द टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? ओके, एज बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम H1 बराबर H2 लिख सकते हैं। वी कैन से दैट H1 इज इक्वल टू H2 इन दिस केस। ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इस फॉर्मूला को यूज करके देखो, ध्यान से देखो, दैट इज TH माइनस T डिवाइडेड बाय R1 एंड दिस इज T माइनस TC डिवाइडेड बाय R2। ये लिख के ना तुम यहाँ से T का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके तुम T का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या है बताओ। दिस विल बी द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या है। तब ऐसे दोनों हीट को इक्वेट करके T का वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर T का वैल्यू निकालना नहीं चाहते, हम ये निकालना चाहते कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। Yes, sir. हैं? अच्छा, अभी कट जाएगा तो मैं एक लिंक दूंगा, फटाफट ज्वाइन करना। ठीक है, अभी देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा इन दिस केस। सिंप्लीफाई क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ से मैं T का वैल्यू लिखता हूँ। T कितना हो? T कैन आई से T इन दिस केस इज TH माइनस R1 इंटू H। पहले वाले से ये लिखा मैंने, और दूसरे वाले से क्या मैं T को ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज R2H प्लस TC। जनता जवाब दो, सिंप्लीफाई करने से ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा? Yes, sir. ओके, अभी अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, इफ इक्वेट दिस थिंग, अगर हम इक्वेट करते हैं, ध्यान से देखना, हम यहाँ लिख सकते हैं TH माइनस R1 इंटू H दैट इज इक्वल टू R2H प्लस TC। ध्यान देना, हमको क्या चाहिए, हमको एक सिंगल कंडक्टर चाहिए। जनता ध्यान देना, वी नीड ए सिंगल कंडक्टर जो कि उन दोनों कंडक्टर का काम करे। इसका टेम्परेचर क्या होगा TH, इसका टेम्परेचर क्या होगा TC, इसका रेजिस्टेंस हम क्या लिख देंगे R इक्विवेलेंट, और इसका लेंथ क्या होगा L1 प्लस L2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो हीट करंट अगर H को मैं कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा R2 प्लस R1। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा TH माइनस TC। ध्यान से देखना, और यहाँ पर हमको हीट का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, TH माइनस TC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, नीचे वाला क्या हो गया रेजिस्टेंस। दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला करंट जैसा ही है, दो कंडक्टर अगर कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ओके फाइन फाइन। सो इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, H का वैल्यू कितना है TH माइनस TC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जो है ये क्या हो गया, दिस इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो कोई तुमको ये प्रूफ तो नहीं पूछेगा, लेकिन देखो प्रूफ हमने जिस तरीके से किया है, उसमें जो जो कंसेप्ट यूज किया उसमें क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज द रीजन मैंने तुमको प्रूफ दिखाया है। तो यहाँ पर कोई नया चीज नहीं है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट में जैसा तुमने रेजिस्टर्स के केस में फॉर्मूला याद रखा है R1 प्लस R2, यहाँ पर भी R1 प्लस R2 ही होगा। अगर पूरा लिखना है R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो तुम लोग, दैट इज R1 प्लस R2 लिख सकते हो। R1 की जगह L1 डिवाइडेड बाई K1, यहाँ पर A1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं L2 डिवाइडेड बाई K2 A2। ठीक है,
फाइन, बस यही बताना था एंड